अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। आज मुझे क्यों व्हाई इज देयर सम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट इन द एयर? अब मैं बताता हूँ क्यों इसलिए क्योंकि कल से PSL का बाकायदा आगाज हो रहा है और आज फ्राइडे है तो डबल ट्रीट होने वाली है बहुत से लोगों की। कुछ चीजें वैसे चेंज भी हुई हो, मेरा ख्याल है कल से आप विटनेस करेंगे, आज नहीं देखेंगे, लेकिन यस वो है एक्साइटमेंट इन द एयर। एक्साइटमेंट इज सर्टनली इन द एयर, लेकिन एट द सेम टाइम कल हम तक एक खबर पहुंची जो वैसे तो जाहिर है तमाम उम्मीदें ही दम तोड़ गई थी, लेकिन अब कंफर्म हो गया है। हम बात कर रहे हैं द लेजेंडरी माउंटेनियर अली सतपारा साहब की, जिनकी डेथ की कॉन्फर्मेशन कल उनके अहल खाना की तरफ से कर दी गई। उनके लिए दुआओं की दरख्वास्त भी की गई और इसके साथ साथ उनके दो साथी जो अभी तक बाय द वे मिसिंग ही हैं, इनकी मैयत को नहीं ढूंढा जा सका। लेकिन वही बात है कि अब वो मिसिंग को उन्होंने काट के अब उन्होंने दे हैव डिक्लेयर्ड देम डेड, क्योंकि वाकई इन कंडीशंस में उनके बेटे का, अली सतपारा साहब के बेटे का तो वैसे ही कहना था इवन आफ्टर अ कपल ऑफ डेज कि बहुत इंपॉसिबल है इन वेदर कंडीशंस में सर्वाइव करना। लेकिन अब इतने दिन बाद, मोर देन 10 डेज, और जिसमें इतने रेस्क्यू मिशंस और सर्च पार्टीज भी गई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन नाउ दे हैव बीन फाइनली डिक्लेयर्ड डेड, व्हिच आल्सो मींस कि अब उनको ढूंढने कोई नहीं जाएगा। और कंडोलेंसेस फॉर द फैमिली, और यकीनन पाकिस्तान के लिए और जो कोह पैमाई की दुनिया है, दुनिया भर में वो लोग अफसरदा हैं। ही वुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, ही वुड ऑलवेज बी मिस्ड। और इन्होंने अपने महदूद वसाइल में जिस तरह से कोशिश करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया और बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, इनको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। कैन आई जस्ट ऐड, इस साल विंटर मिशन ऑफ K2 में बहुत से लोग जो हैं दे फेस ट्रबल्ड, और ख़ासतौर पे ये तीन जो साथ गए थे ऑब्वियसली मिसिंग एंड नाउ डिक्लेयर्ड डेड, और इनसे पहले दो और, आपको भी ये भी याद होगा कि हमने उनके बारे में भी बताया था, दो और माउंटेनियर्स थे। सो इन टोटल 5 कुड नॉट मेक इट दिस टाइम इन द विंटर एक्सपीडिशन ऑफ K2। इंडीड, और जॉन स्नोरी और JP मोर, इनकी भी फैमिली के इंस्टाग्राम में अकाउंट्स देख रहा था। सो ऑब्वियसली दिल टूट सा जाता है, बिकॉज छोटे बच्चे हैं और अभी जिंदगी का आगाज ही किया था। लेकिन इन लोगों की फैमिलीज भी बड़ी टफ होती हैं, बिकॉज इतने इन लोगों के शौक और ये माउंटेनियरिंग करना, K2 पे चढ़ जाना, तो हर चीज की इवेंचुअलिटी के लिए फैमिलीज भी तैयार ही होती हैं, और वो भी विंटर एक्सपीडिशन। So, हम उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि साजिद सतपारा, जो अली सतपारा के साहबजादे हैं, वो उनकी लेगेसी को ऑलरेडी आगे लेकर चल रहे हैं। उनके लिए आने वाली मंजिलें आसान हों और वो अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सिर्फ ट्रॉफी उठानी नहीं है, घर भी लेकर जानी है। कितनी बुरी बात की है। देखो, आई लाइक द ऑप्टिमिज्म, और शुरू में अभी तो आए वैसे मैं कह रहा था भाई, ये कहे ना कि हम ट्रॉफी लेकर जाएंगे, मतलब उठा के फोटो सेशन तो सारी कराएंगे। नहीं, बात उन्होंने बिल्कुल वो की थी, आपने कोई और चीज बीच में ढूंढी है और मोड़ा है इसको। कोई भी जीत सकता है, एंड यू नो लाहौर कलंदर्स हाउ ग्रेट दे परफॉर्म्ड अर्लियर। मैं लास्ट ईयर कह रही हूँ, खैर आपको पता है लास्ट ईयर का तो PSL इतना टूट फूट सा गया कि वो कंसिस्टेंसी नहीं रह सकी। आई लाइक द टर्म टूट फूट गया, वैसे टूट फूट ही गया था ना, यू नो, कोविड हैपेंड एंड फिर पूरी दुनिया में ही कुछ ना कुछ हो गया था। तो इस साल इंशाल्लाह प्रॉपर जिस तरीके से यू नो टिल द एंड होता है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो होगा। अच्छा जी, हम जरा आज होने वाले बाई इलेक्शंस की बात कर लें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज ज़मीनी इंतखाबात का दिन है। तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी आवाम को पसंद आई या नहीं, इंतखाबी नतीजा एक तरह से हम कहेंगे छोटा सा टेस्ट होगा। सियालकोट और दीगर के इलाकों में कौमी असम्बली, कुरम के इलाकों में कौमी असम्बली की नशस्तों और गुजरावाला और नौशहरा की सूबाई असम्बली की इन दो नशस्तों पर इलेक्शन हो रहा है, जो अरकान के इंतकाल के बाद खाली हुई हैं। NA 75 सियालकोट और PP 51, और गुजरावाला में पहले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और ये इलाके इस पार्टी का घर समझे जाते हैं। और NA 45 कुरम की नशस्त आज़ाद उम्मीदवार मुनीर और ने जीती थी। PK 63 नौशहरा पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। आमतौर पर ज़िमनी इंतखाबात में उसी पार्टी की जीत के ज्यादा इम्कान होते हैं जिसने पहले इलेक्शन जीता होता है, लेकिन यहाँ एक और फैक्टर बड़ा अहम है। वो क्या है? और इससे पहले आपको बता दें कि सिंध और बलोचिस्तान में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, तहरीक इंसाफ उन पर कामयाब नहीं रही थी, और अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तज्जिया कार समझते हैं यहाँ ये भी देखा जाएगा कि वोटर्स
को सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक लग रही है या नहीं। जिस तरह अब्दुल्ला आपने कहा कि ये लिटरली एक केस स्टडी और एक टेस्ट ही आप इसको समझें। अपोजिशन के लिए चैलेंज ये है कि उन्हें साबित करना है कि लॉन्ग मार्च के लिए अवामी हिमायत का मोमेंटम उनके साथ है और इसलिए आज के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज बड़े अहम होंगे। एंड हेंस हम जाएंगे हर जिले में जहां ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग। जनाब, गुजरावाला में सबसे पहले हम रिपोर्ट लेंगे कि क्या सूरत हाल है। राना अंसर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना अंसर, बताइएगा, गुजरावाला का वो हल्का जहां पर आज इंतखाब हो रहा है, इसमें अगर माजी में हम देखें तो कौन कौन सी सियासी जमातें कामयाब होती आई हैं? और उमर एजाज ने भी हमें ज्वाइन की है क्योंकि जो हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल जनाब, तो हम पहले राना अंसर आपसे पूछेंगे कि कौन से रिवायती हरीफ हैं जिनमें कांटे का मुकाबला एक्सपेक्टेड है? जी अब्दुल्ला, जैसा पहले आपने भी बताया, गुजरावाला का हल्का 51 है। ये तहसील वजीराबाद और इसके गिरदोनवा के इलाकों पर मुश्तमिल है। मुस्लिम लीग नून की ये नशिस्त थी। शौकत मंजूर चीमा जो मुसलसल 3 बार यहाँ से MPA मुंतखब हुए थे, तो उनकी वफात के बाद अब उनकी अहलिया बेगम तलत महमूद है मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार, जबकि PTI ने अब अपना उम्मीदवार तब्दील किया है। आम इंतखाबात में जो उम्मीदवार थे शबीर अकरम चीमा, उनकी जगह पर चौधरी मोहम्मद यूसुफ को टिकट दिया गया है। वो उम्मीदवार हैं। जमात इस्लामी के नासिर कलेर समेत 11 उम्मीदवार हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि हुकूमती जो जमात है PTI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। वजीराबाद का मौसम थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, आज शदीद धुंध है, सर्दी है, लेकिन सर्दी और धुंध के बावजूद जो इंतखाबी गहमा गहमी होती है वो सुबह सवेरे से देखने में आ रही है। और इस वक्त यहाँ पर थोड़ी सी सियासी कशीदगी भी देखी गई है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं अता तारड़, सायरा अफजल तारड़, वो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुँचे हैं। मैं भी रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। उनका कहना है कि हमारे कुछ कारकुनों को पुलिस ने सुबह सवेरे गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि ज़िले सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं, इसके अलावा 2 काउंसलर्स हैं, इन समेत 3 से 4 कारकुन हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो उन्होंने अंदर जाके रिटर्निंग ऑफिसर से इस बारे में शिकायत अपनी दर्ज करवाई है। मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर पहुँचे हैं। उन्होंने भी नारेबाजी की है। नून लीग के वकला भी यहाँ पर पहुँचे हैं। पुलिस से हमारी इस बारे में बात हुई है, CPO गुजरांवाला से, SSP ऑपरेशन से। उन्होंने इस बारे में कहा है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को गिरफ्तार नहीं किया गया, अलबत्ता हिरासत में लिया गया है और इस बारे में वो देख रहे हैं। जो भी मामला है कानून के मुताबिक उसका हल निकाला जाएगा। तो दोबारा अगर इस नशिस्त की बात की जाए तो इस नशिस्त पर क्योंकि मुस्लिम लीग नून पिछले 3 इंतखाबात जीतती चली आ रही है, तो आम तासर यही है कि ये जो इलाका है ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। लेकिन हुकूमती जमात ने भी यहाँ पर भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई है। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि मुकाबला जो है वो सख्त होगा और हुकूमती ज़ाहिर है हुकूमत है, हुकूमती जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी भरपूर कैंपेन की है। बिल्कुल, लेकिन चूंकि जगह जिस तरह वो बता रहे हैं कि पिछली 3 बारी अगर देखा जाए तो वो नून के ही हाथ में आई है, तो लिहाजा चांसेस भी इधर यही हैं। उमर एजाज, आप भी हमारे साथ हैं, ये बताइएगा एग्जैक्टली एक तो आप किधर इस वक्त मौजूद हैं और ये वोटिंग का अमल किस तरह चल रहा है, शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त NA 75 में मौजूद हूँ। यहाँ पर डस्का में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन पोलिंग स्टेशन है, ये कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। टर्नओवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, धुंध के बावजूद। मौसम चूँकि यहाँ पर जो है वो काफ़ी सर्द है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, धुंध भी है, इसके बावजूद वोटर्स जो है जैसे कि आप फुटेज में देख रहे हैं वो धड़ाधड़ जो है वो पोलिंग स्टेशन जानिब जो है वो आ रहे और अपनी हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि इस हल्के के हवाले से मुस्लिम लीग नून के जो है पिछले 3 इलेक्शन यहाँ से वो जीत चुकी है। जो अभी इस जो नशिस्त खाली हुई है मुस्लिम लीग नून की नशिस्त पर साबिक MNA मरहूम MNA जो है सैयद इफ्तारुल हसन जो है वो वफात पा गए थे कोरोना के बायस। उनकी जगह पर उनकी बेटी सईदा नौशीन इफ्तिखार जो है वो इलेक्शन लड़ रही हैं, जबकि PTI के जो उम्मीदवार हैं अली असद मली जो है वो उनके दरमियान जो है कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। हमने यहाँ पर एक बड़ी जो है वो दिलचस्प बात देखी है कि ख़वातीन की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है वोटर्स की। बुज़ुर्ग जो है वो आप फुटेज में देख सकते हैं वो भी यहाँ पर सर्दी के बावजूद है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हक़ राय दही अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बात की जाए इस हल्के के गिरदोनवा की तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। लोग जो है वो पोलिंग के लिए पोलिंग का आगाज़ होने से पहले पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद थे। 2 जमातें जो हैं सियासी जिनमें मुस्लिम नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके दरमियान कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। बात की जाए सिक्योरिटी की तो
यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। रेंजर्स यहाँ पर तैनात की गई है। 360 के करीब जो है वो रेंजर्स एहलकार जो है वो इस हल्के में तैनात हैं, जिन्होंने अपनी जो है पुलिस स्टेशन है यहाँ पर वो तैनात हैं। गैर मुतल्लका अफराद का जो दाखिला यहाँ पर ममनू किया गया है। जो है इसके अलावा जो पोलिंग का अमला है उसको पाबंद किया गया है इस हवाले से कि वो SOPs का जो ख्याल करें। हैंड सैनिटाइज़र, मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करार दिया गया है। जी चलें, ज़बरदस्त भरपूर तैयारी है और दोनों ही तमाम ही सियासी जमातें जो मैदान में हैं वो पुरुम्मीद हैं कि वो ये इलेक्शन जीत जाएंगी और ज़्यादा बाहर कांटे का मुकाबला तो हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून में ही है। सबसे मेरा ख्याल है इनकरेजिंग बात ये भी है और हमारे दोनों कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमें बता रहे हैं कि भरपूर टर्न आउट है ऑलरेडी। इट इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग, ठंड भी है, मौसम आपको पता है वहाँ का क्या है और फॉग में भी। बहुत बहुत शुक्रिया राना अंसर और उमर एजाज हमें अपडेट करने का। बट टर्न आउट इज़ गुड, स्पेशली उमर का जो बताना था कि खवातीन का भी काफी टर्न आउट है। बाय इलेक्शन से बहुत ज्यादा टर्न आउट होता नहीं है क्योंकि जाहिर है हमने माजी में यही देखा है, लेकिन लेट्स सी कि इस दफा क्या कोई जो सियासी चपकलिश चल रही है, हुकूमती कोशिश भी है और ऑपोजिशन की तहरीक भी है। खवातीन उम्मीदवार हैं शायद, मे बी जाहिर है वो कैंपेन भी करती हैं तो उसका भी असर है। अच्छा जी, अब इन तमाम मामलात की नब्ज पर जिनका हाथ है ना वो हैं कौन? सुहेल बड़ाइत साहब, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया बड़ाइत साहब। आमतौर पर ज़िमनी इंतखाबात को इस चीज़ का पैमाना नहीं समझा जाता कि हुकूमत की आवाम में पजीराई का तयन किया जा सके, लेकिन इस बार हुकूमत और अपोजिशन दोनों इसी तरह के इंतखाब लड़ रही हैं। ऐसा लगता है, आप समझते हैं कि इस बार हुकूमती कारकर्दगी का एक फैक्टर वोटर के सामने होगा या फिर ऑन द कॉन्ट्ररी अपोजिशन की तहरीक का कोई असर पड़ेगा? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इन ज़िमनी इंतखाबात की अहमियत ये है कि ये तकरीबन आधा मैंडेट जो है वो PTI हुकूमत का गुजर चुका है। तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं और तकरीबन आधा साल गुजरने के बाद कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि हुकूमत कैसी जा रही है और अगले 2.5 साल वो कैसा परफॉर्म करेगी। तो इसलिए ये दरअसल PTI की परफॉर्मेंस के ऊपर वोट होंगे। अगर तो लोगों ने ये समझा कि PTI ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो डेफिनेटली वो उसको वोट देंगे, और अगर वो समझते हैं कि नहीं 2.5 साल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो फिर ज़ाहिर है PTI को वोट नहीं मिलेंगे। और साथ ही साथ चूँकि पंजाब के ज़्यादातर जो बाय इलेक्शन है ये उन जगहों पे हो रहे हैं जहाँ पहले नून लीग जीती थी, इसलिए PTI आसानी से ये कह सकती है कि ये तो नून की सीटें थी पहले भी और अगर हम हार गए हैं तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है और किसी हद तक वो हक बजानब भी होगा। लेकिन देखना होगा कि वोट कितने कितने पड़ते हैं और पहले से पिछले इलेक्शन से कितना फ़र्क पड़ता है। राज साहब आप सही कह रहे हैं और ख़ासतौर पे परफॉर्मेंस की बिना पे ही वोट होगा। इतना टाइम गुजर चुका है कि लोग एक्चुअली देख सकेंगे यहाँ किसी ने परफॉर्म भी किया है कि नहीं किया। राज साहब, अगर अपोजिशन आज का ज़िमनी इंतखाब जीतती है तो वो इसे सियासी तौर पर इस्तेमाल करेगी, अपना नारा बना लेगी इस चीज़ को यकीनन। तो ये सूरत हाल हुकूमत के लिए कैसी होगी, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। हुकूमत को इन इंतखाबी नताइज को संजीदा लेना पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली हुकूमत को इन इंतखाबी नताइज को संजीदा लेना चाहिए। ये एक तरह से रिहर्सल होती है इलेक्शन की, ज़िमनी इंतखाब, और आधा वक्त गुजर चुका है। और कोई तरीका नहीं है टेस्ट लेने का कि लोग कहाँ पे खड़े हैं। और ज़ाहिर है अपोजिशन अगर जीत गई तो वो ये कहने में हक बजानिब होगी कि हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। अच्छा बड़ा साहब, इन इंतखाबात को निपटाने के बाद बड़ा मरला है सेनेट इंतखाबात का। अब तक जो सूरत हाल हमारे सामने, आपके ख्याल में रिवायती अंदाज में हुकूमती जमात यहाँ कंफर्टेबल पोजीशन में है या उन्हें अभी काम करना पड़ेगा? सेनेट के इंतखाबात में बज़ाहिर तो यही लगता है कि ये हुकूमत कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन ये आखिरी वक्त तक जो है ना इसमें तब्दीलियाँ आती हैं। अरकान असम्बली अपनी नाराज़गी का इज़हार करते हैं, अरकान असम्बली खुफिया तौर पर वोट देते हैं। तो इसलिए हुकूमत को बड़ी एहतियात से करना होगा। ये ना हो कि कोई सेनेट का इलेक्शन करवाते करवाते इस्लामाबाद की सीट खो बैठे तो बड़ा धचका होगा। वो एक तरह से अदम एतमाद की रिहर्सल होगी। तो उसकी कोशिश करनी चाहिए कि वो सीट इस्लामाबाद वाली भी सेफ रहे और दूसरी भी सीटें कम अज़ कम अपना जो उनका कोटा है, जितनी वो सीटें उन्हें लेनी चाहिए उतनी तो लाजमन लें।
चलें जी, लेट्स सी क्या होता है। जब वो होंगे तो हम उस पर आपसे तफसील से दोबारा से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाइच। अभी हम आपको आज के बाई इलेक्शंस के बारे में अपडेटेड रखेंगे सारा दिन। एक्साइटमेंट लेवल ऊपर जाता जा रहा है क्योंकि कल से बाज़ाब्ता तौर पर PSL का मेला सजने वाला है। पाकिस्तान सुपर लीग का जबरदस्त जनाब ये टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। तमाम टीमों को अपनी कामयाबी का यकीन है। बड़े दावे हो रहे हैं। पहला मैच कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान कल नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। कोरोना की वजह से शायकीन के स्टेडियम में आमद को महदूद रखा गया। 20% अलाउड। यू नो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ऑब्वियसली जो जीता, जो कि कराची किंग्स जीते लास्ट जो था, बट कितना कम टेन्योर मिला। जो भी जीता उसका रेन कितना कुछ महीनों का था, 2 महीनों का था। आई डोंट नो कितने महीनों का, लेकिन कुछ महीनों का था। बहुत ही कम, छोटा सा हो गया, बट ऑब्वियसली वो तो कोविड की नजर ही हो गया। अदरवाइज तो पूरा ऑलमोस्ट साल होता है। अच्छा जी, तो सारी टीमें जो है तैयार हैं और टीमों को देखकर लगता यही है कि इस बार मुकाबले पहले से ज़्यादा सख्त होने वाले हैं विद अ वेंजेंस, क्योंकि पिछला बार तो आपको पता है बीच में मामला ख़त्म हो गया था। क्रिकेट के फैंस जो हैं उनको हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि आप बिल्कुल तैयार रहें। जिस तरह के गाना जो चल रहा है ना, इसमें भी आपको ताकीद की जा रही है, तैयार रहें। लाहौर कलंदर्स के कप्तान सुहेल अख्तर हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल। गुड लक फॉर PSL सीजन 6। लाहौर कलंदर PSL की एक ऐसी टीम है जिसने पहले 4 एडिशंस में जाहिर कुछ भी नहीं किया और फिर अचानक हमने ये भी देखा कि टाइटल की बड़ी उम्मीदवार बनकर सामने आई। क्या तब्दीली आई है टीम में ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू इयर्स? तब्दीली तो यही थी कि हमारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जो उनको कॉन्फिडेंस मिला, जिस तरह की मैनेजमेंट सपोर्ट कर रही थी हमारे प्लेयर्स को, तो एक अच्छा कम्बिनेशन सेट हुआ। और जो मैं समझता हूँ कि पिछले 4 सालों में हमारा उस तरह का कम्बिनेशन नहीं बन सका जो लास्ट ईयर हमारा कम्बिनेशन था। और जिस तरह सीनियर्स ने और जूनियर्स ने एक पूरे कम्बिनेशन के साथ और मिल के जिस तरह काम किया, तो मैं समझता हूँ कि यही वजह थी कि जिस वजह से हम इस टूर्नामेंट का PSL का फाइनल खेले। ग्रेट। अच्छा ये भी बताएं सुहेल के इस बार लाहौर कलंदर्स का स्क्वाड जो है वो बॉलर्स पर ज़्यादा इंतजार करता नज़र आ रहा है। तो T20 तो पावर हिटर्स का खेल है। आप मुतमईन हैं कि आपका बैटिंग लाइनअप जो है वो बाकी टीमों से बेहतर है? जी बिल्कुल। ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ बॉलर्स पे इंहिसार कर रहे हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास पावर हिटर्स भी हैं और जो पाकिस्तान के अभी रिसेंट जो T20 के बेस्ट प्लेयर्स हैं वो हमारे पास हैं। और अगर फॉरनर्स की बात करें तो लास्ट ईयर की आप बेन डांग की परफॉर्मेंस देखें, समित पटेल हैं उनकी देखें और डेविड वीज़ा की देखें, और इस दफ़ा जो 2-3 नए प्लेयर्स आए हैं, तो कम्बिनेशन हमारा बहुत अच्छा है, बैटिंग का भी और बॉलिंग का भी, और ऑलराउंडर्स भी हमारे पास हैं। तो ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ बॉलर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। हमारी एक बैलेंस साइड है T20 के हिसाब से। बैलेंस साइड है, आपको उम्मीद है। अब सुहेल, लाहौर कलंदर का खासा रहा है, आप नया टैलेंट भी लाते हैं और उनसे रिजल्ट्स भी लेते हैं, तो इस बार कौन से खिलाड़ी हैं जिनसे ज़्यादा उम्मीदें? हाँ बिल्कुल, ये पूरा साल हमारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं और जो हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, हम जो यंग बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको अभी भी काम हो रहा है और फ्यूचर्स में भी हमारी काफ़ी प्लानिंग्स हैं। ऐसे जो एक्सेप्शनल टैलेंट होता है उस पर तो हैं, अभी उसे कह सकते हैं कि आप हमने एक उनको सामने नहीं लेके आ रहे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे जब PSL स्टार्ट होगा तो हर साल की तरह इस साल भी आपको एक अच्छा टैलेंट मिलेगा। अच्छा सुहेल, अगर आपसे पूछेंगे तो आप ऑब्वियसली यही कहेंगे कि टूर्नामेंट फेवरेट लाहौर कलंदर्स ही है और डेफिनेटली होगा भी, लेकिन इसके बाद कौन सी टीम है जो आप समझते हैं कि टाइटल की दौड़ में आगे होगी? देखें, क्रिकेट एक ऐसी गेम है, इसमें आप किसी भी टीम को लाइट नहीं ले सकते। सारी टीमें अच्छी तैयारी से आई हैं और सारी टीमों के पास T20 के अच्छे प्लेयर्स हैं। तो हम अपना जो हार्ड वर्क है वो कर रहे हैं और अपना कम्बिनेशन सेट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह लास्ट ईयर की तरह इस दफ़ा भी अपोजिशन को हम टफ टाइम देंगे। थैंक यू सुहेल। जनाब वो कह रहे हैं कि सारी टीमें ही फेवरेट हैं, सारे लोग बड़ी तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन जाहिर है पूरी उम्मीद है अपनी टीम लाहौर कलंदर के लिए, और हम भी हैं कि फाइनल तक जब पिछली दफा आप पहुंच गए थे तो इस मरतबा आप और मैं हमेशा डिसाइड कर लेते हैं ना तुम्हारे टॉप 3 कौन से, तो आज नहीं करते, मंडे को करेंगे हम पहला मैच देखने के बाद। पहला मैच देखने के बाद आपको बताएं कि बलोचिस्तान से सेनेट उम्मीदवार अब्दुल कादिर से तहरीक इंसाफ का टिकट वापस हो गया, लेकिन बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत बरकरार है। सूबे में मुकाबला
टफ होने का इम्कान है। बलूचिस्तान में सेनेट की जनरल नशिस्तों के लिए कुल 18 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें एक अब्दुल कादिर भी हैं जो पहले तो तहरीक इंसाफ के टिकट याफ्ता थे, लेकिन पार्टी में सख्त एतराज़ात के बाद उनसे टिकट वापस ले लिया गया और अब वही अब्दुल कादिर इस वक्त आज़ाद हैसियत में मौजूद है। उनके तायद कुनंदा बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान हैं। इत्तलात ये हैं कि उन्हें बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत हासिल है जो सूबे में इस वक्त हुक्मरान जमात है। अगर बलोचिस्तान अवामी पार्टी अब्दुल कादिर को वोट करती है तो उनकी इत्तेहादी तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों में से कोई ना कोई रह जाना यकीनी है, इसलिए इस बार यहाँ भी बड़ा कड़ा मुकाबला हो सकता है। इसी पर ज़रा बात करते हैं तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान रहनुमा बलोचिस्तान अवामी पार्टी मीर लियाकत अली शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहवानी साहब, अब्दुल कादिर साहब को जिन हालात में टिकट दिया गया, फिर जिस तरह पीटीआई ने टिकट वापस ले लिया, आप जाहिर है वो बखूबी वाकिफ है उन तमाम हालात से। अब बलोचिस्तान अवामी पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में है, लेकिन अब्दुल कादिर साहब आपकी पार्टी के साथ मुंसलिक भी थे, तो उन्हें तहरीक इंसाफ ने टिकट भी आपकी फरमाइश पर ही दिया था ना। अब क्या बलोचिस्तान अवामी पार्टी अब्दुल कादिर साहब को सपोर्ट कर रही है? जी बिल्कुल, हम अब्दुल कादिर साहब को सपोर्ट करेंगे। अब्दुल कादिर साहब जो है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट नहीं थे, बल्कि वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी और पीटीआई के जॉइंट कैंडिडेट थे और उन्हें जो टिकट अलाट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलाट किया। उसके बाद उनकी जो बलूचिस्तान में तंजीम है उन्होंने क्वेश्चन रेज किए, उनके रिजर्वेशन थे कादिर साहब के पार्टी मेंबरशिप पे, और आप सब जानते हैं कि उसके बाद जो है उन रिजर्वेशन की बुनियाद पे उनकी अपनी पार्टी ने जो अपना फैसला था उसे वापस लेते हुए और पीटीआई का जो टिकट था उसको विड्रॉ किया। अब उनके जो विड्रॉल है वो पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की हद तक है, लेकिन चूंकि जॉइंट कैंडिडेट थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी और पीटीआई दोनों के, लिहाजा बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है। अगर वो जॉइंट कैंडिडेट होते भी पीटीआई के, देन आल्सो बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने उसको सपोर्ट करना था, लिहाजा पीटीआई ने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया है, लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है। अच्छा शिवानी साहब, ये भी बता दें कि एक आम तासुर ये है कि बलूचिस्तान में सेनेट इंतखाबात में सबसे ज़्यादा पैसा चलता है और बड़ा खुलकर चलता है, तो इस बार भी क्या ऐसी सूरत हाल है? फास्ट में तो जो एमपीएज जो अपना वोट बेचते थे वो तो बात की बात थी, मामला जो शुरू हो जाता था ऑल ट्रेडिंग का और खरीद फरोख्त का, वो तो नॉमिनेशन पेपर्स को साइन करने से एज अ तजवीज़ कुरिंदा और तायद कुरिंदा इसके भी पैसे लिए जाते थे। तो अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये इनिशियल जो प्रैक्टिस है, स्टिग्मेटिक प्रैक्टिस मैं कहूँगा, जो पास में होता रहा है, उसका दरवाज़ा यहीं से बंद कर लिया गया इन इंतखाबात में, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जो हमारे जितने भी एमपीएज हैं वो अपना जो वोट हैं, जो पार्टी कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं को कास्ट करेंगे और आप इंशाअल्लाह इस दफ़ा ऐसा कोई जो स्टिग्मेटिक प्रैक्टिस है वो आप नहीं सुनेंगे। जवानी सब तहरीक इंसाफ के साथ सनश में आपका इत्तेहाद है वो आप मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? अब तक जो वजारत आपने मांगी थी वो भी नहीं मिली, क्या फिर भी इत्तेहाद बरकरार रहेगा? ज़ाहिर है अब्दुल कादिर साहब का टिकट भी वापस हो गया। हाउ डू यू फोरसी दिस गोइंग ऑन? जी हमारा इत्तेहाद जो है किसी मिनिस्ट्री के लिए न रोज़ अव्वल था न आज है। हमारा जो इत्तेहाद था प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, पीटीआई के साथ, वो बलूचिस्तान के अवाम के ब्रॉडर इंटरेस्ट में था, वो बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के हवाले से था, वो बलूचिस्तान के लोगों को रोज़गार की फराहमी, खुशहाली और यहाँ पर जो डेवलपमेंट है उस हवाले से था। उस हद तक जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ 2.5 साल हमने बड़े कंफर्टेबल गुजारे हैं, बड़ी उनके साथ हमारी एक अच्छी रिलेशनशिप है और ये रिलेशनशिप जारी व सारी रहेगी। और ये जो रिलेशनशिप है ये सिर्फ सेनेट के इंतखाबात के हद तक नहीं है, न पहले था न अब है, बल्कि ब्रॉडर जो नए पाकिस्तान का विज़न है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न है और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का जो विज़न है, उस विज़न के तहत ये आइडियोलॉजिकल हमारी एक कोलिशन पार्टनरशिप है, एक रिलेशनशिप है। बहुत शुक्रिया शाहवानी साहब, आपने वक्त दिया। आपने तो बड़े कंफर्टेबल 2.5 साल गुजारे हैं। आवाम ने कितने कंफर्टेबल ये 2.5 साल गुजारे ये आप हमें ट्वीट करके बता सकते हैं, बलूचिस्तान के पर्टिकुलरली आवाम, क्योंकि वो कह रहे हैं जी किसी वजारत के लिए नहीं, इत्तेहाद सिर्फ आवाम की बेहतरी, भलाई और तरक्की के लिए है।
सो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई बेहतरी भलाई और तरक्की नज़र आ रही है तो प्लीज राइट इन टू अस एट जियो पाकिस्तान टीवी। सलमा मरवत हमारे पास पहले भी आ चुके हैं, शी इज़ अ विनर। हमें पता होता है व्हेन शी इज़ पार्ट ऑफ अ रैली तो वो ज़रूर जीतेंगी। और दूसरा ये आपने एरियल शॉट्स देखे थे, लोकेशन देखी थी, ज़बरदस्त, सो ब्यूटीफुल। अच्छा ये नहीं है कि सिर्फ जाती हैं ख़वातीन की नुमाइंदगी करने की गर्ज से जा रही हैं, नो, मेरा ख्याल है कि दुनिया इससे बहुत आगे चली गई है। ये जाती हैं और इस आज़म के साथ जाती हैं, ये जीतेंगी और फिर ये जीतती भी हैं। हाँ। अच्छा जी, आपको पता है हमने पंजाब के बाई इलेक्शंस का तस्करा किया, डस्का और गुजरावाला का वजीराबाद का इलाका सारा, और साथ साथ हमने आपको खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस के बारे में भी बताना है। नहीं खैर, एनीवे वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर, लेकिन अभी एक और चीज़ है इसके बारे में हम बात कर लें। स्टोरी बिल्कुल जी, आपको बताएं कि मुबैना वीडियो स्कैंडल की तफ्तीश सिर्फ हुकूमती कमेटी नहीं, अब इलेक्शन कमीशन भी करेगा। और अब तो सिर्फ उनका नाम नहीं आएगा जिन्हें फ़ायदा मिला, सब किरदार सामने आ सकते हैं। कुछ रोज़ पहले आपको याद दिलाएं 2018 के सेनेट इंतखाबात की वीडियो सामने आई जिसमें खैबर पख्तूनख्वा असेंबली सेनेट इलेक्शन में वोट देने के बदले रकम वसूल करते नज़र आए और इसकी बहुत सी तरदीदें और वजाहतें भी सामने आई, लेकिन वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि इस मामले की तफ्तीश होनी चाहिए। फवाद चौधरी, शरी मजारी और शहजाद अकबर पर मुश्तमिल कमेटी भी बना दी गई। कमेटी को टास्क किया गया कि वो बाकी सब छोड़े ये पता लगाए कि इस हॉर्स ट्रेडिंग में फ़ायदा किसे हुआ। बताया गया कि हुकूमती इदारों को मामले में शामिल किया जा रहा है। अच्छा, ऑपोजिशन इल्ज़ाम लगाती अच्छी लगती है, हुकूमत के मातहत इदारे होते हैं, हुकूमत तहकीकात करके चीज़ें सामने लाती अच्छी लगती है। अटॉर्नी जनरल को अगर पता है वज़ीर आज़म के मातहत इदारे हैं, उन लोगों को पकड़ें। 2018 में किसका घर था, परवेज़ खटक साहब को पता है, आप कमेटी में उन्हें पकड़ें। वीडियो को हमने कहा कि इसकी फोरेंसिक की जरूरत नहीं है क्योंकि जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो तो पहले ही मान चुके हैं कि ये इंसिडेंट हुआ है। और अब हमने अगली पेशी के ऊपर IB और जो स्पेशल ब्रांच है उनको कहा है कि आप आइए और अपनी रिपोर्ट हमारे साथ शेयर कीजिए। परवेज़ खटक साहब चीफ मिनिस्टर थे तो स्पेशल ब्रांच की भी रिपोर्ट्स यही थी कि ये लोग जो हैं वो बिक रहे हैं। ज़्यादातर माहिरीन की राय यही है कि इलेक्शन करप्शन की तफ्तीश का असल फोरम जो है वो इलेक्शन कमीशन है और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त लेकर पहुंच गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का कहा गया है और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच वीडियो स्कैंडल की समाअत करेगा। आपको ये भी बताएं कि 22 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। अगर ये केस तफ्तीश के मरहले तक जाता है तो इम्कान यही है कि तमाम पहलुओं पर तफ्तीश होगी। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मज़ीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। फारूक साहब, तहरीक इंसाफ वीडियो स्कैंडल की इंक्वायरी भी कर रही थी, अब इलेक्शन कमीशन भी इस मामले को देखने वाला है। आपके ख्याल में ज़्यादा बेहतर नहीं हो गया कि अब इलेक्शन करप्शन रोकने का जिम्मेदार इदारा भी खुद ही ये मामला देख रहा है? ये वीडियो तो हमारे मौक़िफ़ की तायद है कि किस तरीके से सेनेट के इंतखाबात के अंदर खरीदो फरोख्त होती है, अरबों रुपया जो है वो पैसों को चलाया जाता है, वोटों को खरीदा जाता है, जमीरों की सौदागरी होती है, छंगा मांगा की मंडियां लगती हैं। और इस अंदाज से जब लोग सेनेट में मुंतखब होकर आते हैं तो वो उसी करप्ट निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उसी करप्ट प्रैक्टिसेस को जारी रखते हैं जिसकी कीमत पाकिस्तान की आवाम को जो है वो अदा करनी पड़ती है, हुंडी की शक्ल में, हवाला की शक्ल में, जाली अकाउंट्स की शक्ल में, A1 फील्ड के लंदन के नवाज शरीफ के महलात की शक्ल में, सरे महल आसिफ अली जरदारी के स्विट्जरलैंड के महल की शक्ल के अंदर। ये वो तमाम चीजें हैं जिसको किसी जगह पे रोकना है, उसी के लिए जो है वो हमने इक़दामात लेनी है। बहुत अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन ने अगर इसका नोटिस लिया है, देर आए दुरुस्त आए, इसके ऊपर अब आगे बढ़ना चाहिए और इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मौजूदा सेनेट के इंतखाबात का जो शेड्यूल जारी हुआ है उसके अंदर भी खरीदो फरोख्त का बाजार अब रुकना चाहिए। अच्छा फारूक हबीब साहब, सेनेट इंतखाबात शफाफ होने के लिए सबसे ज़्यादा मुतहरक हुकूमती जमात ही है, तो क्या ये ज़्यादा बेहतर ना होता कि इलेक्शन कमीशन भी आप लोग ही जाते? मुस्लिम लीग नून ने दरख्वास्त दी तो कमीशन ने समाअत रखी। देखें, बात ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये दरखास्तों का और इनका कोई फायदा नहीं है। देखें, एक स्टैंड जो है वो वजीर आज़म इमरान खान साहब ने लिया है, एक स्टैंड जो है वो पूरी PDM बशमूल पीपल्स पार्टी नून लीग ने लिया है,
पहले जो ये कहते थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट हो, 15वीं तरमीम में 22वीं तरमीम के मौका में 2015 में नवाज शरीफ ने कहा ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट हो। इलेक्शन कमीशन की इस्लाहाती कमेटी ने 2009 में कहा कि इसमें तरमीम कर लें आर्टिकल 226 के अंदर। 2019 में जब चेयरमैन सेनेट की अदम एतमाद की तहरीक इनकी नाकाम हुई तो एहसन इकबाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि तमाम अपोजिशन की जमातों ने फैसला किया है कि हम ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की तरफ जाएंगे। अब जो कहते हैं वो करते नहीं है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। अच्छा फारूक साहब, हुकूमती कमेटी के मुताबिक उनका टारगेट और मैंडेट ये है कि मुबैना तौर पर जो पैसे बांटे गए हैं उसका फ़ायदा किसको हुआ ये खोज लगाना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन केस खोलेगा तो ज़ाहिर है पैसे लेने वालों की बात भी होगी और ये भी हो सकता है कि वीडियो बनाई किसने, ये भी सवाल पूछा जाए। ऐसा होता है तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? अच्छी बात है, इनके ऊपर तहकीकात हों, करप्शन के ऊपर जो है वो पाबंदी लगनी चाहिए, करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। जिसने पैसे दिए उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जिसने लिए उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। हमने तो पहले ही कार्रवाई कर दी थी, हमने तो उन 20 लोगों को निकाल दिया जब हमने उनको टिकट्स नहीं दिए तो वो दोबारा मुंतखब नहीं हुए। उनके सियासी कैरियर जो है उन्होंने खुद तबाह बर्बाद कर दिए अपने ज़मीर का सौदा करके। अब मैं ये समझता हूँ कि जो जमात इस वक्त इस ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की हमायत नहीं करेगी, इसका मतलब ये है कि वो जमात जो है वो खुद वोटों की खरीदो फरोख्त के अंदर शामिल है। वो खुद चाहते हैं कि ये करप्शन का निज़ाम जो है वो चलता रहे और जो इसकी हमायत करेगी, जो पीटीआई इसकी हमायत कर रही है और जो सिविल सोसाइटी पाकिस्तान की आवाम इसकी हमायत कर रही है कि ये तमाशा बंद होना चाहिए। अच्छा जी, आप तो कह रहे हैं कि जी इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन अब ये तहकीकात कर रहा है। लेट्स सी क्या इन तहकीकात में सामने आता है। बहुत शुक्रिया, फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, अच्छा तो हम रैली की भी बात कर सकते हैं या फिर हमारे पास एक और बहुत ही हाई अचीवर हैं जिन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की किताब लिखी है, उस पर बात कर लेते हैं। चलें, व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट दैट, क्योंकि वो मुझे बड़ी बात इंट्रीग कर रही है जी। चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाली खातून आई सर्जन, आँख की सर्जन डॉक्टर जुबैदा सरंग की ऑप्थेमोलॉजी पर लिखी गई किताब को बुक अथॉरिटी के आलमी इदारे की जानिब से अब तक की बेहतरीन किताब करार दिया गया है। अंदाज़ा करें, जिसके बाद ऑप्टिक्स मेड ईजी के उन्वान से डॉक्टर जुबैदा की ये किताब अमेज़ॉन के टॉप 3 बेस्ट सेलर्स में भी शामिल हो गई है। मतलब ये किस तरह सोचा होगा, ये किस तरह हुआ? ऑलरेडी आपके दिमाग में सवाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको बताएं, चित्राल के इलाके यारखून से, और उन्होंने खान यूनिवर्सिटी कराची से MBBS किया है और अब आयरन से ऑप्टिकल ऑप्थेमोलॉजी में स्पेशलाइजेशन मुकम्मल कर रही हैं। डॉक्टर साहिबा जनाब हमारे साथ हैं तो उनसे ज़रा पूछते हैं कि उनका ये सफ़र कैसा रहा। हाउ आर यू? और हम थोड़े से कंफ्यूजन में ही हैं कि ये क्या हुआ और किस तरह हुआ। अ बुक ऑन आई ऑप्थेमोलॉजी, मतलब आप एक्सप्लेन कर सकती हैं बेहतर, हमें नहीं समझ आ रही। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। उसके बाद थोड़ी सी मैं वजाहत करूँगी। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो गई है आयरलैंड से। आई एम बैक इन पाकिस्तान। वंडरफुल। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन आई डिड इट अंडर CPSP and HSC ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो मैं थोड़ा सा डालना चाहूँगी। आर कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत मैं सेलेक्ट होके गई थी बाहर और वहाँ से मैं करके भी लौटी हूँ। दूसरा जो मेरी बुक है वो है ऑप्टिक्स के मौजू पे, ऑप्टिक्स के सब्जेक्ट पे। तो ऑप्टिक्स इज़ बेसिकली अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स और ऑप्थेमोलॉजी में हम इसलिए इसको पढ़ते हैं बिकॉज ऑप्थेमोलॉजी में हमें थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ना पड़ता है टू डील विद द लेंसेज, टू डील विद द ग्लासेस, टू डील विद द ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसलिए ये हमें भी पढ़ना पड़ता है फॉर आवर एग्जाम्स एंड फॉर आवर ओन क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो ये इसलिए हम पढ़ते हैं और ये थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है पढ़ते हुए। तो इसको मैंने कुछ आसान पिराए में किताबी शक्ल देने की कोशिश की थी, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को पसंद आई है। अच्छा, आपने इतना आसान बना दिया है इसको बता के कि आपने इसे आसान पैराए में किताबी शक्ल देने की कोशिश की। एक तो ये ख्याल कैसे आया? क्योंकि आई एम श्योर कि इस पे दर्जनों किताबें, सैकड़ों में भी किताबें पहले भी लिखी जा चुकी होंगी। तो आपकी किताब में क्या नया था ऐसा जो लोगों को इतनी पसंद आई? और क्या आपने सोचा था कि ये आप किताब तो लिख देंगी लेकिन ये बेस्ट सेलर्स और इतने अवार्ड्स मिल जाएंगे इसको?
जी, पहले सवाल का तो ये जवाब है कि मेरे जहन में ख्याल, जी बिल्कुल, इस पर सैकड़ों से ज़्यादा किताबें और बहुत अच्छी किताबें हैं और बहुत बड़े बड़े लोगों की लिखी है। मेरी उनके सामने इतनी कोई काबिलियत उनके सामने इतनी नहीं होगी, लेकिन मेरी किताब मैंने एज ए स्टूडेंट के तौर पे लिखी है और मैंने स्टूडेंट्स और ट्रेनीज़ को मद्देनज़र रखे हुए लिखी है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम के लिए अपना पढ़ रही थी तो आई वाज मेकिंग माय नोट्स। तो मैं अपने नोट्स बनाते हुए मैं अपने डायग्राम्स बना रही थी, मैं नोट्स बनाते हुए मैं अपने रिसर्च कर रही थी और मैं इस कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को अपने लिए थोड़ा सा आसान बना रही थी। व्हेन आई वाज डन विद माय एग्ज़ाम तो वो नोट्स रिविजन में मुझे बहुत हेल्प की, और जब मेरा एग्ज़ाम हो गया then I thought to give it a shape of book, तो ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो, लोगों को रिवीजन में आसानी हो, ट्रेनीज़ को वो के लिए एक्सेसिबल हो। इसीलिए मैंने उसको अमेज़ॉन पे छापने का फ़ैसला किया, बिकॉज़ अमेज़ॉन जो है इंटरनेशनल वो है पब्लिकेशन हाउस जहाँ पे लोग उसको एक्सेस कर सके। और ये दूसरा सवाल क्या था, सॉरी, कि ख्याल कैसे आया? क्या आपने सोचा था कि किताब तो लिख देंगी लेकिन उसके बाद मतलब ये सवाल एक्चुअली जरा बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने, बिल्कुल सोचा नहीं था मैंने। आई हैड नेवर थॉट अबाउट इट, लाइक इट वाज नेवर माय इंटेंशन इन द फर्स्ट प्लेस। तो मेरा था इरादा कि इसको मैं लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाऊं, लेकिन मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं एज ए ट्रेनी में एज ए स्टूडेंट अपने नोट्स लिख रही हूँ, लोगों को पसंद आएगी और वो बुक अथॉरिटी को पसंद आएगी, मुझे मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, लेकिन हम क्यूरियस हैं कि फाइन आपने लिख दी और यू वर ट्राइंग टू मेक इट इजी ऑन योर ओन सेल्फ एज वेल, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन है कि इस किताब को, जो कि अब बेस्ट सेलर टॉप 3 में चली गई है, कौन पढ़ेगा? सो आर दीज गोइंग टू बी ऑब्वियसली डॉक्टर्स ही होंगे, या फिर जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे, स्टूडेंट्स वगैरह, या फिर एनीबडी कुड एक्चुअली पिक इट अप? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर बंदा वैसे तो पढ़ सकता है, लेकिन वो हर बंदे की पढ़ने की चीज़ नहीं होगी। वो ऑफ्थल्मोलॉजी के ट्रेनीज़ के लिए है, ऑफ्थल्मोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑफ्थल्मोलॉजी का एग्ज़ाम देते हैं, या वो ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए है जो जिनको पढ़ना पड़ता है, या ऑप्टिशियंस के लिए ये। सो इस चीज़ से रिलेटेड जो ऑप्टिक्स को पढ़ते हैं, ये उनके लिए किताब है। ऑलराइट, और अब आगे का क्या इरादा है? आप मज़ीद अपने ही सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ मज़ीद किताबें लिखेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि आपका जो अंदाज़ है लिखने का, उसकी वजह से ये किताब मकबूल हो रही है। यू हैव एक्सप्लेन्ड इट इन सच अ वे। ऑप्टिक्स मेड इजी जिसका टाइटल है, यू एक्चुअली मेड इट इजी, तो अब ये बड़ा सराहा जा रहा है। व्हाट नेक्स्ट? ये अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं इसका क्रेडिट इतना नहीं लेना चाहूँगी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है ये, और मेरे पेरेंट्स की दुआएं, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट जो है, एक तो मेरा जो मेन मकसद है वापस आने का, वर्किंग विद द खान हेल्थ सर्विसेज टू एस्टेब्लिश एंड रन ऑफ्थल्मोलॉजी सर्विसेज इन माय एरिया, चित्राल एंड गिलगित बल्तिस्तान, जो मैंने स्टार्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स बीन अ मंथ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। नेक्स्ट जो मेरी किताब आ रही है क्लिनिकल ऑफ्थल्मोलॉजी पे, अगेन आई हैव ट्राइड टू मेक इट easier, it's almost complete, तो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में वो पब्लिश हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत जल्दी से, इससे पहले कि वी लेट यू गो, डॉक्टर जुबैदा प्लीज़ हमें बताइएगा कि आम इंसान एक अपनी आंखों को ऑप्टिमम लेवल, सफाई भी रहे, अच्छा नज़र भी आए, क्या करना चाहिए टू टेक केयर ऑफ आवर आइज़? आम इंसान के लिए तो चाहिए कि वो एक तो धूप से खुद को बचाए, सन जो हमारे ग्लासेस है यूवी लाइट से खुद को बचाए, तो वो सन ग्लासेस इस्तेमाल करे, डस्ट से और इन चीज़ों से खुद को बचाए। दूसरे डायबिटिक लोगों के लिए मेरा पैगाम है कि वो प्लीज़ साल में एक दफ़ा अपने आई सर्जन, आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर आंखें चेकअप कराए, क्योंकि उनकी अलामात ज़ाहिर नहीं होती डायबिटीज़ की, डायबिटिक रेटिनोपैथी की, और बहुत आगे जाके जब वो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो जाती है तभी वो आ जाते हैं। ये तो बड़ा अच्छा आपने टिप दे दी है डॉक्टर साहबा। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम पता नहीं दुनिया में कौन सा तरीका होगा जिससे कम हो सके। हमने तो अपनी कोशिश कर ली लेकिन नहीं हो पा रहा। मैंने भी अपनी कोशिश कर ली, मेरे बेटे पे भी असर नहीं हो रहा है। असर नहीं होता ना, पता नहीं खाना नहीं खाते, स्क्रीन ना हो सामने, मतलब अजीब सी सूरत हाल चल रही है, तो उनकी आंखों को कैसे बचाएं हम? इट्स वेरी टफ। अगेन यही बात है कि स्क्रीन की वजह से जो हमारा माइनस का नंबर है बच्चों में वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हमने कोशिश करके बच्चों को बाहर, जिस तरह हमारे बचपन में हम बाहर खेलते थे, वो वाला काम हमने करवाना है। उनको मैक्सिमम बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ हमने करवानी है ताकि वो अंदर आके वो फिर स्क्रीन के सामने ना बैठ जाए।
टीवी फिर बेहतर है, दूर है वो, नजदीक का काम करने से वो माइनस का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। मतलब है कि अगर दिखाना ही है तो फिर टीवी पे दिखाएं, तो बजाय इसके कि आप टैब्स और फोन पे दिखाते रहें। ठीक है सर, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि बाहर निकालें तो किधर निकालें, क्योंकि अब आपको पता है कि बाहर के हालात भी कोई खास नहीं है। सो इट्स अ बिग चैलेंज। एग्जैक्टली, चलें, एग्जैक्टली। थैंक यू जी। माहिर अमराज चश्म और ज़बरदस्त राइटर डॉक्टर सुवैदा हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी एक और किताब भी वो लिख रही हैं, मतलब रुकी नहीं है, एक की सक्सेस एंड इंशाल्लाह विल बी स्पीकिंग टू हर अगेन। और आपको बताएं कि सलमा मरवत जब रैली ड्राइविंग के मैदान में आई तो इस मुश्किल खेल में उनका आना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और जब सबसे पहले बार हमने उनसे बात की थी तो हमने भी उनसे यही बात की थी कि हाउ डिड इट इवन हैपन, लेकिन फिर उन्होंने साबित किया कि वो ड्राइवर भी किसी से कम नहीं है। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली सलमा मरवत चकवाल 4x4 ऑफ रोड चैलेंज, इसके अलावा हब रैली कराची, इसके अलावा सरफरंगा जीप रैली जीत चुकी हैं और अब उन्होंने ताज़ा तरीन टाइटल हासिल किया है 16th चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली 2021 का। सलमा मरवत ही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि जनाब ये कैसे हो रहा है सारा कुछ, क्योंकि इनिशियली तो हमें लगा था आई हैं लेकिन आके छा भी जाएंगी, ये कम ही इनके कंपेटिटर्स ने भी एक्सपेक्ट किया होगा। सलमा, एक होता है आ जाना और आप अपनी रफ्तार से चलते रहते हैं, एक आता है आना और फिर जीतते चले जाना, तो ये जीत का सफर हमें बताएं जरा कैसे मुमकिन हुआ? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। पैशन है और कंटिन्यू करना चाहती हूँ और इंशाल्लाह करती रहूँगी और ये साबित करना है कि हम औरतें किसी से कम नहीं हैं। और कहा जाता है कि मोटर स्पोर्ट सिर्फ मर्दों का मतलब खेल है, वही कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई हूँ और काफ़ी आगे तक जाना है। अच्छा, एवरी टाइम वी सी यू सलमा, मतलब आपका जिक्र भी हमारे यहाँ शो पे होता भी रहता है और फिर आप कुछ और नया जीत लेती हैं, तो ये जज्बा, ये भी वांट टू आस्क कि सो यू हैव अचीव्ड, आपने 2 3 4 आप रैलीज जीत चुकी हैं, लेकिन वो कंटिन्यू रखना, व्हाट इज एग्जैक्टली देयर दैट यू आर लुकिंग एट? कोई रिकॉर्ड बनाना चाह रही हैं, टारगेट क्या है आपका, या फिर आप इंस्पायर करना चाह रही हैं कि मैं रुक ना जाऊँ ताकि और ख़वातीन आती रहें? हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि मैंने जैसे आपको बताया मेरा पैशन है और पैशन है तो मैं चाहती हूँ कि मैं हर रैली विन करूँ। और थर्ड, आप लोग की बात बिल्कुल ठीक है, मैं कंटिन्यू रखूँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स आएंगी, क्योंकि मैंने देखा भी है और काफ़ी लड़कियां मुझे कांटेक्ट करती हैं कि वो भी चाहती हैं कि इन रैलीज़ में आएँ। और मैं चाहती हूँ कि वुमेन कैटेगरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा था कि मतलब 2 और फीमेल ड्राइवर्स जो हैं वो आई थी और काफ़ी यंगस्टर्स हैं वो, हमें मतलब हमारी अब तो जूनियर्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितना ज़्यादा मैं रैलीज़ में पार्टिसिपेट करूँगी, विन करके दिखाऊँगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स आएंगी। चलें, इस पे तो सलमा हमने आपसे और भी बात करनी है, अभी आप हमारे साथ ही रहिए। हमने ये भी आपसे पूछना है कि किस तरह से लोग शुरू में आपको परसीव करते थे और अब जब आपने परफॉर्मेंस दिखाई है तो क्या लोगों के रवैये में कोई तब्दीली आई है या नहीं आई है? सलमा, आपसे एक सवाल पूछना जो कि एक्चुअली मैं, इट्स अ गुड थिंग यू हैव वन अगेन एंड यू आर हियर अगेन, लेकिन मैं पूछना चाह रही थी कि जो लोग इस तरह इतने बोल्ड हैं और रैली में जा रहे हैं, बहुत कम लड़कियाँ जाती हैं, यू आर अ कंसिस्टेंट विनर एज वेल, तो उनकी और पर्सनैलिटी में क्या क्या होता है? तो आर यू इनटू सुपर स्पोर्ट्स या कोई और आप ऐसी चीज़ें करती हैं, डेयरिंग जो स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि आप जी जहाज से जंप लगा दी या फिर स्कूबा डाइविंग कर ली, व्हाट एल्स डू यू डू? एडवेंचरस हूँ, दिल तो मेरा बहुत करता है, बट पाकिस्तान में इस तरह की मतलब नहीं है, बाहर जाके किया हुआ है मैंने। यहाँ पे बस साइकिलिंग कर लेती हूँ और फुटबॉल खेल लेती हूँ, जिम चली जाती हूँ, जिम कर लेती हूँ। लेकिन हमारा जो जैसे ये रेसिंग शेड्यूल है, मतलब कि वो बहुत हेक्टिक होता है। हम अभी हम लोग ये चोलिस्तान करके आए हैं, अब आगे हमारी 4 रेसेस हैं। अभी मैं यही अभी मतलब मैं शेड्यूल्स अपने देख रही थी कि हम उसको हम कंटिन्यू कैसे करेंगे। और 4 रेसेस मतलब एक हमने DI खान जाना है, एक चकवाल में आ रही है, एक हब में आ रही है और एक लाहौर में है। तो टाइम जो है वो थोड़ा सा वो मिलता नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा भी करें, लेकिन कोशिश होती है, साइकिलिंग कर लेती हूँ, जिम कर लिया, फुटबॉल कर लिया। चलें, ये तो सब कुछ होगा। क्विकली हमें ये बता दें कि सलमा, जब आपने शुरू किया और उसके बाद अब आप जीतती चली जा रही हैं, तो लोगों के एटीट्यूड में भी कोई तब्दीली आई? लोग या फिर पहले भी सीरियस लेते थे और अब और ज़्यादा सीरियस लेते हैं? जी,
दो किस्म के लोग ही मिले मुझे। एक तो ये थे कि बस ये आएगी और ज़ाहिर है टफ है काफ़ी, तो एक दो रेसेस करके और चली जाएगी। लेकिन मेरे जो सीनियर है नादिर मक्सी नादिर भाई जो हैं, उन्होंने जब देखा था तो उन्होंने कहा था कि ये आई है और यहीं पे रहेगी और काफ़ी आगे तक जाएगी। और बस आते हैं नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, बस एनर्जी आपके अंदर होती है। अगर आप पैशनेट हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप पैशनेट हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं और आप कंटिन्यू कर रहे हैं। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि आप ऑफ सीजन, जब सीजन नहीं होता रैलीज का, तो तब आपकी मसरूफियात क्या होती हैं? वी अंडरस्टैंड कि अभी तो आपका बैक टू बैक एक स्केड्यूल इतना टाइट है, लेकिन देन देयर आर टाइम्स जब नहीं भी हो रही होती, तो क्या आपकी क्या पूछने जाती हैं? अपनी गाड़ी को तो नहीं सड़कों पे दौड़ाती? आई वांट टू नो कि आप खुद ही अपनी गाड़ी की भी टेक केयर करती हैं, मैकेनिक्स वगैरह एवरीथिंग यू नो? हाँ जी बिल्कुल, हमारी वर्कशॉप है अपनी HPR, हमारी सारी गाड़ियाँ वहाँ पर होती हैं और मैं जाती हूँ, मैं अपनी गाड़ी को खुद देख रही होती हूँ, सर पे खड़ी रहती हूँ। मैं कुछ काम मतलब मुझे सीख रही हूँ, साथ रहती हूँ तो सीख रही हूँ, कुछ समझ नहीं आती तो खुद जाके पूछ रही होती हैं, अच्छा ये क्या काम है, ये क्या काम है। आप लोगों ने बताया जब ऑफ सीज़न होते हैं हम लोग, अभी मार्च में जैसे एंड हो जाएगा और उसके बाद हमें ज़्यादा सिर्फ 4 मंथ्स मिलेंगे। मैं तो खुश हो रही हूँ 4 मंथ्स मिले, मैं अपना जिम कंटिन्यू करूँ, मैं थोड़ी सी जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंटिन्यू कर सकूँ। क्विकली, आप बहुत सी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं सलमा, तो अ मैसेज टू ऑल दोज गर्ल्स जो कि इस तरह के स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं। मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे लड़कियाँ जो हैं वो मतलब जैसे कि टिकटॉक है इस तरह के कामों में बहुत ज़्यादा पड़ गई है। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ग्राउंड्स बनाएं, कुछ स्पेशल गेम्स जो हैं वो स्टार्ट कराएं ताकि लड़कियाँ आ सकें और पार्टिसिपेट कर सकें। लड़कियों के लिए कुछ करने को ही नहीं है तो वो घरों में बैठ के और क्या करेंगे, ये काम जबरदस्त आपने बात की है सलमा, यू आर सो राइट कि जब एवेन्यूज होंगे ही नहीं तो वो फिर घर में बैठ के टिकटॉक ही सारे करेंगे, विच इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग और बैड, लेकिन डेफिनेटली आउटडोर्स होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा मरवत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द रैलीज दैट आर कमिंग अप, और हमें यकीन है कि आप जीतेंगी, हम बड़े इस बारे में वी नो। अच्छा, मुझे नहीं पता था लाहौर में भी एक रैली होती है, मैं सोच रहा था कि लाहौर में कौन से टेरेन में रैली, मुझे नहीं पता था कि चकवाल में भी होती है, सो दैट्स समथिंग न्यू। अच्छा जी, अभी हमने वैक्सीन की बात करने जाते की बात करनी है क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी कम नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हैं वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। अब तिब्बी अमला वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहा है, इस पे हम बात करेंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन आई तो दुनिया भर की तरह फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को तरजीह दी गई है ऑब्वियसली, लेकिन सूरत हाल ये है कि तिब्बी अमले की एक बड़ी तादाद जो है बज़ाहिर इस वैक्सीनेशन में दिलचस्पी नहीं ले रही, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि हम इसको लगाएं, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज क्योंकि बाकी दुनिया में देखें तो सबसे पहले वही लगा रहे हैं। जी हाँ, देखिए ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारे हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है वो वैक्सीन लगाने में कुछ कतरा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि वैक्सीन जब शुरू में 5 लाख वैक्सीन जब पाकिस्तान में आई तो ये कहा गया कि हेल्थ केयर वर्कर्स को तमाम को लगाया जाएगा, और फिर लोगों ने 1166 पे कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया, कुछ लोगों को रिस्पांस मिला, कुछ लोगों को रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन जब लोग लगाने गए और ऑफ ए सडन 2-4 दिन बाद ये पता लगा कि फेडरल मिनिस्ट्री की तरफ से कि जी ये 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ये वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा, और यकीनन उसमें ये भी कहा गया था कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को भी ये वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। तो जिसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स जब सेंटर्स पे पहुँचे और उनको रिफ्यूज़ किया गया तो एक बहुत कन्फ्यूजन हुआ और बहुत सारे लोग परेशान हुए। और इसकी एक और वजह यह है कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बारहा ये कहता रहा हूँ कि जी PMA को ऑन बोर्ड लें, और मैंने बारहा ये रिक्वेस्ट की थी कि देखें इस पे जो है वो एक कंसेंसस डेवलप करें, एक अवेयरनेस डेवलप करें, लोगों को बताएं और पहले से वैक्सीन आने से पहले से इस पे काम हो जाए ताकि ये तमाम हेल्थ वर्कर को वक्त पे ही वैक्सीन लग सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, और जिसकी हम फ्रंटलाइनर्स पे तो नहीं लागू होनी चाहिए कि 60 से ऊपर हो के नीचे हो, फ्रंटलाइनर तो फ्रंटलाइनर है ना। एनीवे डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अच्छा जी, वी आर ऑल एक्साइटेड फॉर द PSL, कल इंशाल्लाह वी कैन वॉच इट और वी आर गोना सी यू ऑन मंडे। बाय।